इस बहन बेटियों, जो हमारे समाज की बहन बेटियां, उन पर अत्याचार या बलात्कार की घटनाएं नहीं होती, वो लगातार दोबारा से जारी हो गई, क्योंकि वो मनुवादी लोग दोबारा से सत्ता में आ गए और हमारी जो पुरानी पार्टियां हैं इन लोगों के लिए बोलना बंद कर दिया। तो साथियों, कब तक बोलना बंद करते? अब जब तक बोलेंगे नहीं तो आवाज अपनी उठाई नहीं कैसे? तो आज आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के लोग सब आवाज उठाते हैं। जब भी संघर्ष, जब भी कोई अत्याचार होता है तो हमारी एक एक टीम का एक एक सिपाही, अब बताओ, छोटी सी उम्र में ये मेरा भाई ये भी संघर्ष कर रहा है। बताओ कौन सा बहुजन समाज पार्टी का इतना नौजवान साथी मेहनत कर रहा होगा, संघर्ष कर रहा होगा गांव गांव जाके? बोलो, कोई आता है आपके बीच? कोई नहीं आता। तो साथियों, बाबा साहब ने कहा था कि राजनीति वो मास्टर चाबी है जो आपके सम्मान और तरक्की के रास्ते खोलती है। तो ये हमें संविधान में अधिकार मिला। किसी समय पे जब बाबा साहेब ने आरपीआई पार्टी बनाई, आरपीआई पार्टी में हमारे सांसद जीते, विधायक जीते, पार्षद भी बने, लेकिन जब बाबा साहब हमें छोड़ के चले गए तो उसी पार्टी के लोग उन मनुवादी पार्टियों के साथ गठबंधन कर लिया करते थे, एक दो सीटों में बिक जाया करते थे। तो साथियों, कहते हैं युग युग में अवतार पैदा होते हैं। जैसे किसी समय पे ज्योतिबा फुले ने जन्म लिया, उन्होंने भी समाज के लिए संघर्ष किया। उसके बाद बाबा साहब आए, बाबा साहब ने भी संघर्ष किया, लेकिन फिर जरूरत आई, मान्यवर कांशीराम साहब आए। तो साथियों, मान्यवर साहब ने भी कोशिश की कि आरपीआई के लोग सुधर जाए, आरपीआई के लोग संघर्ष करें, लेकिन आरपीआई के लोगों ने संघर्ष करना बंद कर दिया। फिर परम पूज्य बाबा साहेब की पार्टी में जब काम होना बंद हो गया समाज के लिए, तो मान्यवर कांशीराम साहब ने पढ़े लिखे समाज के लोगों को, अधिकारी कर्मचारियों को जोड़ के बामसेव बनाया, DS4 बनाया। उसके बाद 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की और पढ़े लिखे लोगों को गांव गांव जाके नए नए लोगों को तैयार किया, नए युवाओं को तैयार किया। उसकी बदौलत हमें 4-4 बार सत्ता भी प्राप्त हुई। लेकिन साथियों, अभी जैसे मैंने बताया कि जैसे बाबा साहब हमें छोड़ के चले गए तो आरपीआई के लोगों ने संघर्ष करना बंद कर दिया और अपने लिए सिर्फ 1-2 सीटों पे समझौता करना शुरू कर दिया। ऐसे ही फिर हुआ, मान्यवर साहब चले गए, सत्ता तो प्राप्त हुई 2007 में, 2012 तक चली भी, लेकिन उसके बाद पार्टी के लोगों ने समाज के बीच आना बंद कर दिया। तो साथियों, चिंतन तो करना था, मंथन करना था, अब कोई ना कोई तो आता। तो आज आपके बीच संघर्ष करने के लिए अगर कोई आया है तो भाई चंद्रशेखर आजाद आए। आप बता दीजिए कि कौन संघर्ष कर रहा है पूरे देश में? कोई ऐसा नेता है बहुजन समाज में जो हमारे बहुजन समाज के लिए संघर्ष कर रहा हो? क्या बता सकते हैं बाबूजी? आप बता सकते हैं कि कोई है कि जो संघर्ष कर रहा हो? आप बता दीजिए कितने संगठन बने हुए हैं, लेकिन किसी ने आवाज उठाई? कौन गया जब हाथरस में बहन मनीषा वाल्मीकि पे अत्याचार हुआ, उनका बलात्कार करके उनको मार दिया गया और वही लोग छोड़ दिए जाते? बताओ कौन गया था वहां? वहां तो कोई नहीं आया पुरानी पार्टी के लोग। तो हम यहाँ किसी की बुराई करने नहीं, हम सच्चाई बताने आए कि अब जो संघर्ष करे आप उसी का साथ दीजिए, क्योंकि संघर्ष के साथी भाई चंद्रशेखर आजाद हैं और कोई नहीं। तो साथियों, आप सभी से, समाज के लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप सच्चाई को समझें। आपके बीच अब कौन है? आपके बीच, आपके साथ अब कौन है? आपकी बहन बेटियों पे जब अत्याचार हो रहा है तो आपके साथ कौन खड़ा हुआ है? जब आपके भाइयों को मारा जा रहा है तो आपके साथ कौन खड़ा हुआ है? नहीं तो उन लोगों ने तो तैयारी शुरू कर दी है, उन्होंने संविधान में छेड़खानी शुरू कर दी है। आपको लगता होगा कि संविधान खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन ये सच है। देखिए, पहले नौकरी मिला करती थी, जैसे हमारे बाबूजी बेटे हैं स्टेट बैंक में रहे, आदरणीय बाबूजी एयरफोर्स में रहे, लेकिन आप बता दो नए जितने भी युवा हैं उन्हें नौकरी बहुत कम मिल रही है, क्योंकि अब उन्होंने नौकरी देना संविदा पे शुरू कर दिया। आप देखिएगा, किसी भी सरकारी दफ्तर में जाइएगा, वहां पे अब लोग
संविदा के ज्यादा मिलेंगे आपको, क्योंकि अगर वो सरकारी नौकरी देंगे तो उसको 50,000 तनख्वाह देनी पड़ेगी, लेकिन संविदा पे वो 10,000 या 20,000 में हमारे लोगों से काम कराते हैं। ये सारा प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है और धीरे धीरे आप देखिएगा आपकी शिक्षा भी रोकी जा रही है। पहले जैसे बाबूजी है, ये भी सरकारी स्कूलों से पढ़े थे, बाबूजी भी सरकारी स्कूल से ही पढ़े थे, उस समय कॉन्वेंट स्कूल नहीं होते थे, लेकिन ये अधिकारी बने दोनों। आज आप सोच सकते हैं कि एक प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा की सरकारी अफसर बन जाए। वहां सिर्फ दलिया बांटने का काम हो रहा है आजकल, आपको पढ़ाया नहीं जा रहा है। उनके जो शिक्षक हैं वो पढ़ाते नहीं है, वो अपना टाइम पास करते हैं वहां पे। और सरकार तो चाह ही रही है, सरकार तो यही चाह रही है कि इन बच्चों को सिर्फ दाल दलिया ये बांटते रहो और ये पढ़े ही ना। और इन्होंने प्राइवेट स्कूलों की फीस महंगी कर दी। आप देखिएगा, आप ही के शहर में बड़े बड़े स्कूल खोले जा रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल सीबीएसई बोर्ड के, लेकिन उनकी फीस इतनी ज्यादा होती है कि हमारे मजदूर वर्ग के लोग, हमारे मजदूर वर्ग के भाई अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। आज आप उम्मीद नहीं कर सकते कि हम अपने बच्चों की 3,000 या 4,000 फीस देंगे। एक बच्चे की पहली क्लास की फीस 3 या 4,000 रुपए होती है। तो हमारे समाज के लोग तो गरीब है, भोले भाले लोग हैं। सिर्फ मुश्किल से 2-3% लोग हमारे समाज के ऐसे हैं जिन्हें संविधान की बदौलत नौकरी मिली और उस नौकरी की बदौलत उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा दी। नहीं तो आज ये सारे अधिकार आपके छीन लिए गए। जहां प्राथमिक स्कूल हुआ करते थे, आप तैयार रहिएगा, वहां पे कोई धार्मिक स्थल कर दिया जाएगा और आपसे वहीं गुणगान कराया जाएगा। तो इस चीज के लिए हमारे लोग तैयार रहते हैं। तो साथियों, ज्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि सभी वक्ताओं ने विस्तार से आपको बताया है, अब हमारे मुख्य अतिथि भी आपके बीच अपनी बात रखेंगे। वो आपको विस्तार पूर्वक सारी चीजें समझाएंगे, पार्टी की नीतियों के बारे में बताएंगे। सभी को एक बार मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।